आगे लेके चलते हैं। दिनशॉ ईरानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिलियोस कैपिटल के इंडिया पीएमएस के सीईओ। दिनशॉ, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बात करने के लिए। बाजार काफी बढ़िया नजर आ रहा है, हालांकि टॉप से थोड़ा नीचे आ गया हो, लेकिन मोमेंटम अच्छा है। आप कौन से इंटरनल्स को देख रहे हैं जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं इस समय बाजार में? जी देखिए, धन्यवाद पहले तो आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड योर व्यूअर्स। देखिए, हमें तो यही लगता था कि इंडिया इस बार जरा हटके ही रहेगा फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स, बिकॉज जैसे हम कब से बोलते आए हैं कि अगले 4-5 साल के लिए इंडिया विल बी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी रहेगी वर्ल्ड में, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऐसा नहीं है कोई हमारी इकोनॉमी छोटी है और इसलिए ग्रोथ ज्यादा है, इट्स अ बिग इकोनॉमी ग्रोइंग फास्ट, एंड दैट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग पॉजिटिव, क्योंकि आप जितने बड़े होते हैं उतना ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करते हैं, और वही हो रहा है अभी आज की तारीख में। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारा जो बाजार है वो बिल्कुल ही हटके है फ्रॉम इवन द रीजन और द ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट नाउ। एंड बाय द वे, द ग्रोथ इज, हमारी जो ग्रोथ आने वाली है वो 2 रीजन है। एक तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस जो बढ़ने वाला है आउटसोर्सिंग का, थैंक्स टू चाइना +1 एंड और यूरोप +1 जो प्ले आउट हो रहे हैं वो, और दूसरा हमारे इंटरनल कंजम्पशन की वजह से। आपने देखा कि फेस्टिव सीजन बहुत बढ़िया गया है, रिजल्ट जो आ रहे हैं सब जो कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज है उनके बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि इंटरनल हमारा जो कंजम्पशन है वो इम्प्रूव ही हुआ है। और एक जो पुशबैक हमें मिलता रहता है वो है कि हमारा जो वैल्यूएशन है, अगर जो आप इमर्जिंग एशिया से कंपेयर करें या इमर्जिंग ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट से कंपेयर करें, वहां पे जो प्रीमियम है वो बहुत बढ़ गए। पर वो स्वाभाविक ही था कि होने वाला था, क्योंकि इंडिया करेक्ट नहीं हुआ है, बाकी सारे मार्केट्स करेक्ट हुए और इंडिया नहीं करेक्ट हुआ, बिकॉज इनके इंटरनल फंडामेंटल्स हैं। और यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि 4 मेजर मार्केट्स हैं इमर्जिंग मार्केट्स में, जो कम से कम 2/3 मार्केट कंट्रोल करते हैं, इंडेक्स कंट्रोल करते हैं। वो 4 हैं, चाइना, ताइवान एंड कोरिया और इंडिया। ये 4 मार्केट्स हैं। अभी ताइवान और कोरिया के तो अलग से इश्यूज थे, जियोपॉलिटिकल टेंशन था उनके नेबर्स के साथ, प्लस यूएस स्लो डाउन के चलते उनके भी स्लो डाउन हो रहे थे, और दूसरा चाइना। और बाय द वे, ये मार्केट सारे 25 से 40% करेक्ट हुए हैं डॉलर टर्म्स में, इंडिया सिर्फ 10 से 12% करेक्ट हुआ है। तो ऑब्वियसली इंडिया का वैल्यूएशन थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। इसीलिए हमें ये लगता है कि आप अगर जो आज की तारीख में जो हम देख रहे हैं जिस तरह से अपने बाजार को, वो यही देख रहे हैं कि जो इंटरनल स्टोरीज है, जो हमारी कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज है, या तो जैसे बीएफएसआई वगैरह हो गए प्राइवेट सेक्टर वाले जो कंज्यूमर फेसिंग होते हैं, वहां पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए, और एक्सटर्नल फेसिंग जो सारी स्टोरीज है वो उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और एंजॉय कीजिए हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन को। की बात करें दिनशॉ, तो 2 कंपनीज एक ही स्पेस से बहुत वेरिड परफॉर्मेंस दिखा रही है। ब्रिटानिया का नंबर देखिए, कमेंट्री देखिए, मार्केट शेयर 15 साल के हाईएस्ट लेवल्स पे आ गया और स्टॉक 10% ऊपर है, बाजार रिवॉर्ड कर रहा है। वहीं मैरिको, जो भी एक पर्सनल कंजम्पशन का प्रोडक्ट बनाती है, मैरिको कह रही है ये क्वार्टर तो खराब था ही, आगे आने वाला क्वार्टर खराब रहेगा, और बाजार को ये सरप्राइज नेगेटिविटी खराब लग रही है, 5% नीचे है। ये कैसे आप देखते हैं? जी देखिए, तो हम एक्चुअली एफएमसीजी में हमारा इतना वो नहीं है, कंफर्ट नहीं है पूरे सेक्टर में ही, क्योंकि सैचुरेटेड सेक्टर है। उसके चलते आई मीन, अगर जो इकोनॉमी अच्छी करी, मतलब ये नहीं होगा कि कोई 2 बार अपने दांत ब्रश करेगा या तो 3 बार नहाएगा दिन में, तो वैसा तो होने नहीं वाला है। तो इसलिए कंज्यूमर स्पेस में जो है वो हमारे को लगता है कि एक लिमिटेड, और वहां पे एक्चुअली जैसे आपने बोला के शेप रिकवरी, वो ऑब्वियस है, क्योंकि आप देखिए कि एक तो जैसे ब्रिटानिया की बात की आपने, इनपुट प्राइसेस उनके थोड़े अच्छे रहे थे, प्लस जो बिस्किट है जो बेसिकली एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड ही कहा जाता है, क्योंकि आप देखिए जब आप चेकआउट कर रहे होते हैं काउंटर पे साइड में पड़ा होता है, तो वो इम्पल्स परचेज बोलते हैं उसको। तो वो जैसे जैसे कंज्यूमर का कंफर्ट होता है उसके वॉलेट शेयर का, वो इसलिए होता है। और एक्चुअली दूसरी जो कंपनी हमने बात की मैरिको, वो तो ऑयल स्पेस में है, एयर केयर वगैरह, तो वहां पे वैसे भी सैचुरेटेड था, कोपरा प्राइसेस इतने बढ़िया नहीं थे। तो आई थिंक वो सब प्ले आउट होता रहता है। लेकिन एफएमसीजी स्पेस में एक तो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है हमें, और दूसरा ग्रोथ का कंफर्ट, एक आध आपको ब्लिप दिख जाएगा क्वार्टर में, पर बियॉन्ड दैट सस्टेनेंस के हिसाब से देयर बी दो सिंगल डिजिट या लो डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएंगे। और वैल्यूएशन तो आपने देख लिया 7-70 टाइम है सबके मोरलेस, तो इसलिए हमें वहां कंफर्ट नहीं बैठता है।
इनफैक्ट कंजम्पशन ठीक है, आपको वैल्यूएशन से कंफर्ट नहीं लगता है, कारोबार तो हेल्दी चल ही रहा है, लेकिन सर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो एक ऐसी चीज होती है कि कंज्यूमर कंपनीज भारत में हमेशा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करती आई हैं, और ऐसी दिग्गज कंपनी राइट दिनशो से बातचीत के बाद जुड़ेगी हमारे साथ। अशोक सोनथलिया जी तैयार हो रहे हैं और रेडी हो गए हैं, सीएफओ टाइटन के धमाकेदार रिजल्ट्स और स्टॉक में बहुत बेहद अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ लेके जा रही है, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी दिनशो के साथ बात करते हैं। दिनशो, आपकी हमें लास्ट वीक आपसे बड़ी याद आ रही थी आपकी, क्योंकि आपने फुटवेयर स्पेस बहुत अच्छी तरीके से स्टडी की हुई है और कुछ स्टॉक आपके पास है भी। जब रिलैक्सो ने इतने खराब नतीजे दिए और समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, कितने दिन तक इनके पास ये हाई कॉस्ट इन्वेंट्री बनी रहेगी या कंपेरेटिव इंटेंसिटी बढ़ रही है, बहुत सारी है बढ़िया जूते की कंपनीज, हुआ क्या? मैं स्टॉक पर रिएक्शन नहीं मांग रहा हूं, लेकिन एक तरफ तो तेजी दिख रही है स्पेस में और रिलैक्सो ने खराब नतीजे दिए थे। जी देखिए, हम एक्चुअली हमारा कंफर्ट नहीं था वहां पे क्योंकि हवाई चप्पल आई मीन इट्स नॉट एस्पिरेशनल स्पेंड नहीं है, हवाई चप्पल तो हवाई चप्पल होती है, तो अभी इसलिए हमारा ज्यादा ध्यान था दूसरे स्टॉक पे जो क्लोज शूज बनाते हैं उन पे ज्यादा ध्यान था, इसलिए देव डन फेयरली वेल एज सच। और फ्रैंकली आई मीन जैसे आपने बोला कि एक लेवल तक कंज्यूमर एब्जॉर्ब कर सकता है हायर कॉस्ट, बट आप अगर जो उसको जो प्रोडक्ट बना रहे हैं रिलैक्सो वाले, उनको आप अगर जो चीप प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब सबसे सस्ता प्रोडक्ट है मार्केट में, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन जैसे ही रॉ मटेरियल प्राइसेस उनके बढ़ गए, दे कुडंट पास इट ऑन, और वो भी ऐसे ही लग रहा है कि अगले 2 क्वार्टर फिर से उनका अगला क्वार्टर भी उनका खराब ही लगता है वहां पे। पर और दूसरा प्रॉब्लम हमारा उससे ये था कि एक तो वैल्यूएशन, फ्रैंकली आपने जो कैश फ्लो की बातें की, अल्टीमेटली वो कैश फ्लो हैव टू जनरेट समथिंग, राइट? कोई रिटर्न जनरेट करना चाहिए उनको, जो नहीं होता है, और या तो यू पास ऑन टू कंज्यूमर्स टू द शेयर होल्डर्स, तो वो भी नहीं हो रहा है, तो आप फिर कहाँ आपका ओवरऑल रिटर्न्स आपके कैश फ्लो पे कमी होते रहेंगे आगे चल के। इसलिए हमें उसमें कंफर्ट नहीं आता है जहां पे ग्रोथ कम है और वैल्यूएशन हाई है, तो आई लीव इट हियर, उसके आगे नहीं बोलता। मॉर्निंग, एस्पिरेशनल क्वेश्चन जहां है वो वाले स्टॉक्स हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं और उन स्टॉक्स मूव देख भी रहे हैं और ऊपर के टारगेट्स भी है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। लेकिन लास्ट टाइम जब आपसे डिस्कशन हो रही थी, लास्ट टाइम व्हेन यू वर विद अस ऑन एयर, तब आपने बात की थी कि डॉलर इंडेक्स जिस तरह से क्योंकि इन्फ्लेशन कहीं से भी कूल ऑफ तो होता हुआ दिख नहीं रहा। आज निकुंज भी सुबह यही बात करते हैं कि किन बड़े ट्रिगर्स से आप इन्फ्लेशन कूल ऑफ नहीं हो रहा, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स नीचे की तरफ चाल दिखा रहा है, कमोडिटीज राइज हो रही हैं। इस ट्रेंड को आप कितना लंबा देखते हैं या फिर ये सिर्फ मोमेंटरी ट्रेड है? जी देखिए, एक्चुअली एक हिसाब से तो यूएस ने बहुत ही बढ़िया किया है कि उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनका इंटरनल कंजम्पशन वो संभाल नहीं सकते, इसलिए वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने इन्फ्लेशन को बाय हैविंग अ स्ट्रॉन्गर डॉलर। सो उसके चलते जो उनके इंपोर्ट हो जाते हैं वो चीपर हो जाते हैं, बिकॉज बाकी सारी ग्लोबल करेंसीज हैव करेक्टेड विज़ अभी। और दूसरा आप ये देखिए कि इस बार अगर जो आप पास में देखेंगे, हम तो हिस्ट्री के फॉलोअर हैं, इसलिए हम बिलीव करते हैं हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है, पर इस बार नहीं हुआ वो रिपीटेशन, क्योंकि आप अगर जो प्रीवियस साइकिल्स देखें, जब फेड ने एक जोरों का इंक्रीज किया है, तो तब सारे इमर्जिंग मार्केट से इंपैक्ट हुए। और मैं 80 की बात, मतलब 2080 में, सॉरी 1980s में जब पॉल वॉकर का हाइक हुआ था, तब पूरा लैटिन अमेरिका उड़ गया था और लैटिन अमेरिकन क्राइसिस हुआ था। फिर 10 साल के बाद जब वापस एक इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ था, तब पूरा सेंट्रल अमेरिका उड़ गया था। और फिर एज रिसेंट एज हमारे टेपर टेंट्रम देख लीजिए आपने, जब वहां पे हुआ था तब इंडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे मार्केट्स में बहुत ही उथल पुथल हुई थी। पर इस बार नहीं हुई। इस बार इसलिए नहीं हुई क्योंकि इमर्जिंग मार्केट जो है उन्होंने इन्फ्लेशन बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज किया है, और 7-8% इन्फ्लेशन हमारा तो गिवन ही होता है। पर बाकी जो डेवलप मार्केट्स है उनकी करेंसी विज़ावी डॉलर काफी उड़ गई, तो उसके चलते एक तरह से उन्होंने अपना एक्सपोर्ट कर दिया है इन्फ्लेशन। और इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप मार्केट जो उनके वो है, वहां पे कंजम्पशन वगैरह का जरा प्रॉब्लम होने वाला है, लेकिन यूएस में नहीं। और दूसरा आपने जो इंटरेस्ट रेट की बात की, इंडिया एक्चुअली जो हमारे सेंट्रल बैंकर्स है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। इनफैक्ट आज की तारीख में उनको जरूरत नहीं है हाइक लेने की, लेकिन लेना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द डॉलर, द वे रूपी हैज रिएक्टेड, तो उसके चलते वो कंपल्शन होगा। अदरवाइज इन्फ्लेशन तो हमारा बिल्कुल
हमारे हद में अभी मतलब वी आर कंट्रोलिंग इट फेयरली वेल एज सच। सो दिनशो, जैसे अभी आप एक खुद कह रहे हैं कि ठीक है इंडियन मार्केट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये कब तक हम डीकपल होकर चलते रहेंगे? कब तक हम इसी तरह से और आगे बढ़ते रहेंगे? अब हमारे पास ट्रिगर क्या होगा? देखिए, हमारी अच्छी अर्निंग्स थी वो दिख गई, हमारे पास अच्छी बैंकिंग सिस्टम था वो दिख गया, हमारे पास अच्छी कंज्यूमर्स की ग्रोथ थी वो दिख गई। क्या इसी फैक्टर्स के बेसिस पर हम हाई भी लगाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे? जी, अच्छा सवाल है, क्योंकि सब कुछ आपके हिसाब से सब कुछ दिख गया, पर यही होता है मार्केट में कि जो काफी चीजें ऐसी होती है जो दिखती नहीं, हिडन होती है। बट एनीवे, हैविंग सेड दैट, दूसरा जो आपने बोला वो बिल्कुल एक हद तक सही है कि इंडिया कैन स्विम ओनली दैट मच अगेंस्ट द टाइड। एक ऐसा लेवल आएगा जब बाकी सब उठ के बोलेंगे इंडिया बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, आई मीन ठीक है सब अच्छा कर रहा है लेकिन अभी काफी पैसा हो गया, तो वहां पे तो अभी उसको टर्न करने के लिए, आपको वो व्यू को टर्न करने के लिए हमें ये लग रहा है कि अगर जो ग्लोबल मार्केट स्टेबल हो जाए तो जाके इंडिया में अभी एक बड़ी तेजी आ सकती है। इसलिए हमारा बेस केस आज की तारीख में हमारा यही अनुमान है कि अगले 2 क्वार्टर मार्केट हमारा फ्लैटिश ही रहेगा, एक बैंड में घूमता रहेगा, जो कि बहुत अच्छा किया है अभी तक तो वैसे, पर एक बैंड में घूमेगा और वो बैंड को भी ±5% और वॉटेवर, बट दैट इज ओपन राइट नाउ। बट उसके चलते एक और बेस केस वहां पे है, जो एजम्पशन हमने किया है कि यूएस में एक लिमिटेड रिसेशन आएगा और वो लिमिटेड रिसेशन विल बी 2-3 क्वार्टर्स, और जून ऑफ नेक्स्ट ईयर वहां पे जाके थोड़ा थिंग्स विल इवन आउट इन द यूएस। सो हमारा यही बेस केस है और इसी को लेके हम चल रहे हैं। इसीलिए एक्सटर्नल फेसिंग जो सेक्टर्स हैं, आपने ऑलरेडी आज देखा होगा कि मेटा एक बहुत बड़ा ले ऑफ का बात कर रहा है, वो ट्विटर आधा कर दिया अपना। सो ये सब देख के एक्सटर्नल सेक्टर तो ऑब्वियसली जैसे आईटी वगैरह हो गया, वहां पे तो प्रॉब्लम होने ही वाला है चल के, आगे चल के प्रॉब्ली दिसंबर क्वार्टर में मैनेजमेंट विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ये क्वार्टर तो संभल गए और एक्चुअली हमने देखा है कि आईटी वाले जो दिखता है वही बात करते हैं, बियॉन्ड दैट आगे का नहीं देखते। पर आप अगर जो फैक्टर्स देखें विद इन आईटी, अपने जो यूटिलाइजेशन लेवल है वो बढ़ गए हैं और रियलाइजेशन थोड़े वीक हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम हो रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आएगा आगे चल के, इसलिए दूर रहे तो अच्छा है। एक तो पहली बात मैं बता दूं, प्रियंका मुझे बता रही हैं कि आपकी स्माइल जो बड़ी इन्फेक्शियस है, आप जब स्माइल करके बात करते हैं तो खुद को भी अच्छी सी स्माइल आने लगती है, मुस्कुराहट फेस पे आ जाती है। तो एक्चुअली आप जब बात करते हैं इतनी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ बात करते हैं कि सामने वाले का अगर जो भी मूड होगा वो लाइट हो जाएगा। दिनशो, आपने ऐसा है कि जब स्माइल करे, जब कोई इंसान स्माइल करता है तो वो ही प्रोड्यूसेस डोपामिन जो पेन होता है वो कम करता है बॉडी का। तो वैसे ही बाजार में बड़े दुख होते हैं, तो ये अच्छा है कि स्माइल करते रहिए। और मैंने मुझे लगा कि मैं सोच रहा था जब प्रियंका ये कह रही थी कि अरे भाई जब पोर्टफोलियो इतना शानदार चल रहा है, फ्लोज आ रहे हैं, कारोबार फैल रहा है, तो आदमी हर समय स्माइली तो करता हुआ नजर आएगा। एब्सोल्युटली। लेकिन जाते जाते ये बताते जाइए कि लास्ट 2-4 महीने में आपने और क्या नए आइडियाज रिसर्च किए हैं, कौन से एरियाज को आप रिसर्च कर रहे हैं, डिग कर रहे हैं, और अपने या लेटेस्ट कुछ एडिशंस के बारे में शेयर करें। यस, यू मस्ट मेक आवर व्यूअर्स आल्सो स्माइल। जी हाँ जी, तो हमने एक्चुअली एक तो जैसे मैंने बताया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम काफी बुलिश रहे हैं, पर वहां पे भी हमने 2-3 नाम ऐसे ऐड किए जो लोअर रंग बैंक्स हैं, मतलब मिड कैप काइंड ऑफ बैंक्स हैं इन प्राइवेट सेक्टर रिलेटिवली, क्योंकि वैसे ही प्राइवेट सेक्टर में काफी बड़े बैंक होते हैं, तो वो एक तो हमने वो आइडेंटिफाई किए हैं, बिकॉज हमें वहां पे ऐसा लगा कि जो 2 बैंक हमने आइडेंटिफाई किए वहां पे ऐसा लगा कि इवन द वर्स्ट ऑफ टाइम्स उन्होंने अपने एनपीए संभाल लिए थे एंड नाउ द थिंग्स आर बेटर। यहाँ से इनका एक तो प्रोविजनिंग रिवर्स होने लगेगा, प्लस मार्जिन इंप्रूव होने लगेगा। मार्जिन में तो वैसे भी उनके प्रॉब्लम नहीं थे, बट ओनली एनपीए में इशू थे, तो वो एक हमने आइडेंटिफाई किया। दूसरा हमने एक रिसेंटली एक रिटेलर, मतलब वाइट गुड्स रिटेलर अभी लिस्ट हुए हैं रिसेंटली, तो उनमें हमें लगता है कि क्योंकि हमारा वैसे भी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स पे व्यू अच्छा था, तो इसलिए वहां पे वैल्यूएशन भी हमें रीजनेबल लगे, ग्रोथ रेट्स अच्छी लग रही है वहां पे, तो वो हमने आइडेंटिफाई किया, वो हमारे कंजम्पशन स्पेस में आ जाता है। और एक फार्मा का स्टॉक किया है जो स्प्लिट हुआ था और रिसेंट लिस्टिंग था वैसे, क्योंकि स्प्लिट हुआ था एक लिस्टेड कंपनी में से,
और वहां पे आपने देखा था कि काफी रिएक्शन आया था वो स्टॉक में इनिशियली, बिकॉज एमएससीआई में वो फार्मा कंपनी का एक पोर्शन जो डब्बा बोलते हैं वैसा रह गया था इन्वेस्टर्स के पास, तो देवर डंपिंग इट इन द मार्केट, और हमें लगा कि वैल्यूएशन बड़े ही स्क्रीमिंग आ गए थे उस लेवल पे, तो हमने वहां पे भी एक्सपोजर लिया है, तो वो भी अच्छा किया है बाद में ऊपर हमें। तो यही बस 3-4 नाम है जो हमने हमारे ऐड किए हैं, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा पर आप समझ सकते हैं किनकी बात कर रहा हूँ। फार्मा और पिरामिल एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं इस समय, काफी इंटरेस्टिंग। और मिड टियर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पहले अभी तक दिनशॉ, एक्सिस, आईसीआईसीआई, वैरायटी पे तो बुलिश थे हमेशा से, अब मिड टियर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरफ भी देख रहे हैं। दिनशॉ, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।